जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। हम अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 करे थे, पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन, उसकी पार्ट 4 ऑफ द वीडियो ये है। तो अब इससे पहले हमने मीजी रेस्टोरेशन पूरा अच्छे से समझा था। अब हम शुरू करने वाले मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी हो जाके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे जो इकोनॉमी है जापान की कैसे मॉडर्नाइज होती, कैसे डेवलपमेंट होता हुआ हमें जापान में देखने को मिलता है। Another important part of the Meiji reform was the modernizing the economy। यही चीज की एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था मीजी रिस्टोरेशन का, रिफॉर्मेशन का, वो क्या था, इकोनॉमी को वापस लेके आना। कोई भी कंट्री जब चल रही होती है ना, या कोई भी कंट्री जब वर्क कर रही होती है, तो उसकी इकोनॉमी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी कम है, ठीक है, ज्यादा खरीद नहीं पा रही, ना ज्यादा बेच पा रही, तो एक कंट्री ना आके डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो जापान को ऐसा डिक्लाइन चाहिए नहीं था, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे वर्क करना शुरू किया। फंड्स वर रेज्ड बाय लिविंग ऑन द एग्रीकल्चर टैक्स, लिविंग ऑन द एग्रीकल्चर। अब जो सबसे पहला जो स्टेप उनने उठाया, उनने क्या किया, एग्रीकल्चर टैक्स लगाया। ठीक है, इंप्लीमेंट किया एग्रीकल्चर टैक्स। क्योंकि आप देखोगे, अगर हम बहुत पहले के टाइम पे जाएंगे या फिर आप मॉडर्न थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ा जाओगे या आज भी देखोगे, तो एक एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट में। आज भी देखोगे, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, कितने आपको एग्रीकल्चर फील्ड आपको बहुत जगह दिख जाएंगे, फार्मर्स बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। तो एग्रीकल्चर इज आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, कहते हैं ना उसे, प्राइम फैक्टर फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया, कि जिससे क्या होगा, वहां से गुड फ्लो ऑफ मनी या गुड फ्लो ऑफ फंड्स आते रहेंगे गवर्नमेंट को। Japan first railway line between Tokyo and the port Yokohama was built in 1870 and 1872। अब कहते हैं पहली रेलवे लाइन जो किसके बीच में थी, टोक्यो और योकोहामा के बीच में हमें देखने को मिलती है 1870 से 1872 के बीच में। ये हमारा पहला था। पहला क्या था, यहाँ पे लिखते जाता हूं मैं। ठीक है, पहला क्या था, टैक्स। ठीक है, किस पे, एग्रीकल्चर पे। दूसरा इनने क्या किया, रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन। तीसरा ये क्या करते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप एंड foreign technician were employed to train workers as well as to teach universities and school and Japanese students were sent abroad। अब इनने तीसरा काम क्या कहते हैं, इनने क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, ठीक है, टेक्सटाइल मशीनरी को कहां से इंपोर्ट किया, यूरोप से। क्योंकि यूरोप एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रखा था, वहां पे डेवलपमेंट हो रखी थी, तो उनने क्या किया, जो मशीनरी थी यूरोप से इंपोर्ट करना शुरू किया। फोर्थ क्या किया, इनने फॉरेन टेक्नीशियन लेके आए। ठीक है, फॉरेन टेक्नीशियन किस चीज में, फॉरेन टेक्नीशियन इस वे में कि जो मशीनरी आ रही है, जो चीजें आ रही है, जो नई नई डेवलपमेंट हो रही है, उन्हें सीखने के लिए, ठीक है, उन्हें जानने के लिए। वर एम्प्लॉयड टू ट्रेन वर्कर्स, और लोगों को सिखाने के लिए। एज वेल एज टीच इन यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स। अब क्या था कि नई नई जो यूनिवर्सिटीज हो रही थी, ठीक है, और स्कूल्स थे, वहां पे भी पढ़ाने के लिए हमें देखने को मिलता है कि वहां बाहर से लोग आए थे। जैपनीज स्टूडेंट्स वर सेंट अब्रॉड। और छठा उन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट्स थे उन्हें कहां भेजा, अब्रॉड भेजा। ठीक है, अब्रॉड क्यों, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे, बाहर के कल्चर को देखोगे, तब जाके आप इंडिया में आओगे, उस कल्चर को आप एनकलकेट या फिर कहते हैं कि स्प्रेड करने की आप कोशिश कर सकते हो। In 1872, modern banking institutions were launched. Companies like Mitsubishi and Shimoto were helped through the subsidies and tax benefit to become major shipbuilding. So the Japanese trade was from now on carried on in Japanese ship। अब 1872 से पहले क्या होता था ना, यहाँ पे थोड़ा मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, 1872 से पहले क्या होता था, जो भी अब ट्रेड होता था उस टाइम पे एयर रूट वगैरह ये सब देखा नहीं जाता। जो भी ट्रेड होगा किससे होगा, ओशन से होगा, है ना, या फिर हम कह सकते हैं सी से होगा। तो इसके लिए क्या जरूरत है, शिप्स की जरूरत है। तो पुराने टाइम पे क्या था, आज के टाइम पे भी आप देखो, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है उनके पास अपनी खुद की शिप नहीं थी। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ शिप्स होती हैं, बट फिर भी उन्हें जब ट्रेड सरप्लस होता है, ज्यादा होता है, तो उन्हें शिप्स को क्या करना है, रेंट पे लेना होता है। तो जापान 1872 से पहले क्या करता है, शिप्स को रेंट पे लेता था। तो जापान की गवर्नमेंट ने कहा, अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है, पहली बात हमें खुद की शिप्स होनी चाहिए। शिप्स हमारी क्या होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जो कंपनी मित्सुबिशी और सुमितोमो, ये जो दो कंपनी थी, वो क्या कहती थी, एक मेजर शिप बिल्डर कंपनी थी। ठीक है, ये दोनों क्या बनाती थी, शिप्स बनाती थी। तो इन्हें फायदा कैसे हो, अब कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, अगर जापान में उसे अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी, तो जापान ने क्या किया, जो टैक्स था उसे थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड की। सब्सिडीज किस वे में, जैसे कि मान लो अगर बिजली बिल तुम्हारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोले 7 रुपए पर यूनिट है,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मतलब कि 1 यूनिट अगर बिजली बिल आ रहा है तो आपके 7 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें बोला कि ठीक है, आपको 1 यूनिट पे आप 4 रुपए देना, तो मतलब आपको कितने की सब्सिडी मिली, 3 रुपए की सब्सिडी मिली, 3 रुपए आपको कम खर्च करने पड़े। तो वैसी कंपनी को क्या थोड़े बहुत बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि जिससे जापान के पास खुद की शिप हो। इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ा था जायबात्सु। जायबात्सु क्या है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाय इंडिविजुअल फैमिली। जायबात्सु एक मतलब लाइक अंबानी मान लो, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलो अंबानी है, जो क्या जैसे अंबानी का नाम बोल रहा हूँ वैसे एकदम से लगा ना कि हाँ दिल में जोर से पेन होने लग गया मैं कहा अरे इतनी ज्यादा पावरफुल। तो क्या हुआ, चाइबात्सु जो थे वो क्या है, एक इंडिविजुअल फैमिली है जो बहुत ज्यादा बिजनेस या फिर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या है अच्छा खासा उनका कंट्रोल था। मतलब जाइबात्सु बहुत रिच ग्रुप या फिर कह सकते हैं रिच फैमिली हमें देखने को मिलती है। डोमिनेटेड द इकोनॉमी टिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, 1945। उसके बाद से जो डोमिनेटेड ग्रुप था वो किसका था, जाइबात्सु का था। जाइबात्सु कौन था, एक इंडिविजुअल फैमिली, जैसे मान लो अनंत अंबानी या फिर अंबानी फैमिली होगी, वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन संभालती है। तो एक टाइप से उनका मेजर चंक इंडिया की इकोनॉमी में भी आता है। तो उसी तरह से ये ग्रुप को उस हम ये ना कह के कि एक फैमिली है तो हम जैसे 8-9 फैमिली तो उन्हें एक ग्रुप करके हमने जाइबात्सु कह दिया, ठीक है, ये बात समझ आई। The population 35 million in 1872 increased to 55 million in 1920। हम एक देखते हैं कि एक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी हमें देखने को मिलता है 1872 से लेके 1920। कितने साल हो गए, 8 से 80, 20 28, 28 और 48, 48 ईयर्स में, ठीक है, 48 ईयर्स में हमें जो पॉपुलेशन है 35 से 55 देखने को मिलती है। मतलब कि 20 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई थी कितने, 48 साल के अंदर अंदर। To reduce population pressure, the government actively encouraged migration, first on the northern island of Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called Ainu lived। ठीक है, यहां तक समझाता हूँ फिर इसके आगे का समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि जैसे अब क्या था कि ना पॉपुलेशन इंडिया में बहुत रैपिड तेज से बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब मान लो पूरा का पूरा क्या है, जापान है, मान लो ये जापान, मैंने इसका इसे 4 हिस्से में काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4। और मान लो जो तीसरा हिस्सा है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हिस्सा है। तो जो पॉपुलेशन होगी यहाँ इस थर्ड वाले इलाके में ज्यादा बढ़ेगी, है कि नहीं। जो थर्ड वाला इलाका है यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ज्यादा रैपिड से देखने को मिले क्योंकि यहाँ थर्ड में सुविधाएं भी हैं, हर कोई फैसिलिटी है। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया गया कि एक ही जगह पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़े ना। तो उनने इसकी वजह से क्या किया, जो पॉपुलेशन को ना एक शिफ्ट करने के ना एनकरेज किया कि लोग ना यहाँ से जाएं फर्स्ट वाले में, कि पहले ब्लॉक में जाएं, सेकंड ब्लॉक में जाएं। उन्हें तो बेनिफिट्स प्रोवाइड की कि आप यहाँ जाओगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, यहाँ जाओगे तो आप हमें आप मतलब हम आपको ये सारे बेनिफिट्स देंगे। यही चीज बोलेगी एक्टिवली एनकरेज्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से जब आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो उसे कहते हैं माइग्रेशन। फर्स्ट टू द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होकाइडो, कहां भेजा, होकाइडो में भेजा। विच हैड बीन लार्जली और होकाइडो में सबसे पहले ना मतलब होकाइडो में जो मोस्टली लोग जो रहते हैं वो तो वहां के इंडिजीनियस लोग थे जिनका जो ग्रुप था उसे कहते हैं आइनो, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें कहां भेजा, हवाई भेजा, ब्राजील भेजा, एज वेल एज टू द ग्रोइंग कॉलोनी एम्पायर। अब कहता हवाई यूएसए के पास में एक आइलैंड है, जापान ने इसे कैप्चर कर रखा था। ब्राजील कहां पे, सदर्न अमेरिका में हमें ब्राजील देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे जो जापान की वहां तक कॉलोनी, तो वहां तक जापान की पॉपुलेशन को शिफ्ट करने की कोशिश की और जो भी जापान नई कॉलोनी बनाता वहां पे भी अपनी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर रहा था। विद इन जापान देयर वाज अ शिफ्ट टू द टाउन्स एज इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। अब कहता है जापान के अंदर ही हम देखते हैं कि जो शिफ्ट हमें देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। जो टाउन्स थे वहां पे इंडस्ट्रीज आती है, वहां पे क्या कहते हैं एक टाइप से डेवलपमेंट जो था ये चीज हो रहा है। By 1925, 21% of the population lived in the cities. By 1935, the figure had gone to 32%। अब बोला गया 1925 में जो हमें देखें 21 पॉपुलेशन 1925 में 21% ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 100 में से जो है 21 लोग कहाँ रहते थे, सिटीज में रहते थे। बट जैसे ही 1935 आया मतलब 10 साल के अंदर हम देखते हैं जो 21 से जो पॉपुलेशन शिफ्ट हो 30 हो गया था 100 में, ठीक है। 32% जो लोग कहाँ रहते थे वो सिटीज में रहना पसंद करते थे। ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। चलिए चलो अरे 10th
अब हम बात करें इंडस्ट्रियल लोग, हमने देखा कैसे उनने थोड़े अपने पॉलिसीज में चेंज किए थे, कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट की राह पे ले चले। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स में क्या चेंज है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है ना तो वो एक के बाद एक होती है, एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी, छठी हुई, तो ऐसे हम एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। तो वैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स में भी क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन द मैन्युफैक्चरिंग increased from 700,000 in 1870s to 4 million in 1930s। अब हम देखते हैं 1870s में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सब में जो वर्कर्स थे वो कितने थे, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1/10,000 10,000 लाख 7 लाख वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं। बट 1913 तक आते आते ये जो वर्कर्स था वो 4 मिलियन स्किप कर गया था। 4 मिलियन कितना था, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो मतलब कि कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 40 लाख वर्कर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं 1913 तक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन द यूनिट एम्प्लॉइंग लेस देन 5 पीपल एंड यूजिंग नाइदर मशीन नॉर इलेक्ट्रिक पावर। जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 5 पीपल एंड यूजिंग नाइदर मशीनरी नॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओवर हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज वर वुमेन। अब क्या था, यहां से यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें ये बता रखा है कि जो वर्कर्स जहां पे एम्प्लॉय किए जाते हैं, जहां पे इन वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है वहां पे 5 ही जो लोग हैं, 5 से कम लोग वर्क किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, और आपको बहुत ही कम आपको जो वर्कर्स है देखने को मिले, मोस्टली कौन सी है, फीमेल्स है, ठीक है, विमेन्स है। तो एक बात तो है कि अब जो कंपनी है, जैसे ये कंपनी यहाँ पे सिर्फ 5 आदमी ही काम कर रहे हैं, मतलब 5 विमेन या मेल जो भी काम कर रहे हैं, और इनमें से अगर हम देखें जैसे मान लो 40 लाख है, उनमें से हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज वर वुमेन। और इनमें से आधी कौन थी, मान लो 40 लाख है, उनमें से 20 lakhs कौन हुई, फीमेल्स हुई। एंड इट वॉज विमेन हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन 1886। अगर हम कहें कि पहली स्ट्राइक किसने करवाई थी 1886 में, सबसे पहली स्ट्राइक किसने करवाई थी, विमेन्स ने कराई थी। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम तो हाफ जो है वो विमेन ही है, तो विमेन ने सबसे पहली स्ट्राइक करवाई थी कहां पे, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आफ्टर 1900 द नंबर ऑफ मेन बिगेन to increase but only in 1930s the male workers began to outnumber women। अब कहता है 1900s तक आते आते 1800s 1870s तक क्या था, विमेन डोमिनेट करती। 1900s तक आते आते जो मेन थे वो अब धीरे करके इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होने लग गए। 1930s तक आते आते जो मेल थे उनने क्या किया, फीमेल को ओवरटेक कर दिया। मतलब हम ये देखते हैं कि पहले जो इनिशिएटिव था वो विमेन्स ले रही थी, विमेन्स डेवलपमेंट की राह पे हमें चलती हुई देखने को मिलती है। The size of the factories also began to increase. The factories employing more than 100 workers, just over 1,000 in 1900, jumped to 2,000 by 1920s, and yet 4,000 by 1930s. Yet even in 1940 there were over 550,000 workshops. आगे क्या है? That employed less than 5 employees. ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे ना हमें देखते हैं जो फैक्ट्री का साइज है धीरे करके ना इंक्रीज हो रहा था। द साइज ऑफ द फैक्ट्री आल्सो बिगिन टू इंक्रीज। क्यों, क्योंकि अब जैसे पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो अपने भी फैक्ट्री का साइज इंक्रीज करने लगे थे। फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स, जस्ट ओवर 1000। अब कहते हैं कि जो फैक्ट्री पहले 100 वर्कर्स को लेके काम चलाती थी, अब हम देखते हैं कि वो फैक्ट्री क्या है, 1000 वर्कर्स को लेके अपना काम कर रहे हैं 1900। अभी 1000 वर्कर्स किस पे, 2000 वर्कर्स में शिफ्ट हुए 1920s तक। अरे 2000 4000 वर्कर्स उस कंपनी में काम कर रहे हैं 1930s तक। मतलब अप्रोक्सीमेटली 10-10 साल में डबल होते हुए हमें देखने को मिलती है। और 1940s तक, येट इवन 1940 देयर वर, और 1940 तक आते आते हमें कितने वर्कशॉप्स देखने को मिलते हैं, टोटल 550,000 वर्कशॉप्स, मतलब जहां पे काम होता है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या कहते हैं 5 लोगों से कम को ही एम्प्लॉय किया करते थे। मतलब ये फैक्ट्री है, वो कहते हैं हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। तो 5 से कम ही लोगों को वर्क करते। फिर आप कहोगे सर जब 5 से कम ही लोगों को अगर वो अपनी फैक्ट्री में रख रहे हैं, आप कह रहे 40 लाख के अप्रोक्स जो वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये इतने सारे वर्कर्स जाते कहां थे, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में, जैसे छोटी मोटी दुकानों में, इन सब जगहों पे वर्क किया करते थे। This sustained the family-centered ideology, just as nationalism was sustained by strong patriarchal system under the emperor, who was like an family patriarch। अब क्या था, इसकी वजह से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि पुराने टाइम में जो था किंग,
ठीक है। किंग को क्या माना जाता? किंग एक जैसे मान लो मेल हुआ, मेल था, ऑब्वियसली बात है क्योंकि वरना क्वीन लिखा होता। तो इस टाइम पे हम मानते हैं कि जो किंग था वही हमारा करता धरता, कहते हैं ना माई बाप जो है, ठीक है, यही हमारा ऊपर सारा ध्यान दे रहा है, हमारे ऊपर जो है डेवलपमेंट की राह पे हमें लेके जा रहा है। क्योंकि देखो तुम अभी 11th में हो, है कि नहीं, 11th में हो। अब वहां पे हम 11th में हम ये देखते हैं कि तुम्हारा जो भी केयर टेकर है कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स है कि नहीं है। पेरेंट्स में अगर हम आज के टाइम पे देखें, जो मेल जो डोमिनेटिंग होते हैं वो कौन हुए, फादर होते हैं। तो उस टाइम पे जो किंग है उन्हें भी एक फादर फिगर की तरह देखा जाता था इस टाइम पे। तो इसीलिए बोला गया जो दिस सस्टेन द फैमिली सेंट्रिक आइडियोलॉजी just as nationalism was sustained by a strong patriarchal system under the emperor who was likely family patriarch। तो हम एक चीज देखते हैं कि विमेन की जो संख्या है वो क्या है, धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है, बट जो मेल की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम ये देखते हैं जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। द रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री and the demand for natural resources such as timber led to environmental destruction। अब कहता है इतनी तेज से इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रोथ एक बिना कोई रोक टोक के हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री में डिमांड्स बढ़ती जा रही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जैसे टिम्बर हो गया और भी काफी सारे एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट खराब होगा कि नहीं होगा। जब भी डिमांड ज्यादा होगी किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स की, तो वहां पे हमें एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। Tanaka Shoju, elected to be the first House of Representatives, launched the first agitation against the industrial population in 1897 with 800 villages in a mass protest forcing government to take action। अब कहते हैं तनाका शोजू है, वो कहते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट हुई थी, ठीक है। वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है, वहां पे राज्यसभा होता है, ठीक है। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस, लोकसभा क्या है, लोअर हाउस। तो वहां पे भी जो फर्स्ट वहां पे क्या होता था, उनके यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं, उनके यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। उनने क्या किया, एक पहला एगिटेशन मतलब एक गुस्सा या कह सकते हैं एक रिवॉल्ट टाइप का जो था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही थी एकदम रैपिड पेस पे और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता, उसके अगेंस्ट ने क्या किया, प्रोटेस्ट लोगों गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया, फोर्स एक टाइप से मास प्रोटेस्ट उन्हें करना शुरू कर दिया गया था। 1897 में ने शुरू किया 800 विलेजर्स के साथ। ये बात समझ में आई। यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी हमने मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी पढ़ी है, उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल वर्कर्स पढ़ा है, हमने इससे पहले ये हमारा जो मिजी रेस्ट्रिक्शन था ये खत्म कर चुके हैं। और आगे क्या बचा, एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म के अंदर हम एक चीज देखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म के ऊपर ना ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर स्ट्रांग बनाना हो, उसका जो सिटीजन है उसे हमारी कंट्री, फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब के लिए प्यार या फिर एक यूनिटी होनी चाहिए। सॉरी एंड अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा, तो इमरजेंसी आ गई है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ अभी नेक्स्ट पार्ट 5 वीडियो से। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।